हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम की एक क्लास कल हो चुकी थी। आइए इसकी क्लास नंबर 2 हम लोग शुरू करने जाते हैं। इस टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से आप लोग जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको पता है क्लास का जो समय है, रीजनिंग सुबह 9 बजे, जीके रात्रि 9 बजे, मैथ्स रात्रि 10 बजे। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री बैच है। और 2025 का जो फाउंडेशन बैच है आज से आप लोगों का शुरू हो रहा है। दोस्तों, रीजनिंग, साइंस, जीके, मैथ्स चारों का आप लोगों का कॉम्बो। फिर आप लोग कोई सा भी एग्जाम आप लोग दे लीजिए। अगर आप लोग इंडिविजुअल बैच परचेज करना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो। इस कॉम्बो में आप लोगों को सब मिल जाएगा। ये आप लोगों का 1199 में आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। साइंस मैग्नेट ऐप से इस कोर्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था? क्या हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया था? बिल्कुल सर। पीनियल के बारे में? बिल्कुल। पिट्यूटरी के बारे में? बिल्कुल। और एक ग्लैंड के बारे में और पढ़ा था जिसका नाम क्या था? थायराइड, जो कि यहां पर थी, बटरफ्लाई शेप की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। हिंदी में इसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि। अब सर इसकी लोकेशन क्या है? देखो, यहां पर आप लोगों की कौन सी ग्लैंड पाई जा रही थी? थायराइड ग्लैंड। अगर दोस्तों इसके जस्ट पीछे आप लोग देखोगे, जैसे थायराइड ग्लैंड फ्रंट से देखने पे आपको ऐसा नजर आएगा, लेकिन जब इसको पीछे से देखोगे, बैक साइड से देखोगे, तो यहां पर आप लोगों को छोटी छोटी 4 ग्रंथियां नजर आएगी। इन्हीं ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्लियर है क्या? देखो, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। आ गई बात समझ में? तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इनकी लोकेशन की, तो ये कहां पर मिलेगी? थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड मिलेगी, या फिर आप लोग बोल सकते हो पीछे की दीवार पे मिलेगी। तो थायराइड ग्रंथि की पिछली दीवार में आप लोगों को मिलेगी। अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इसका फंक्शन क्या है? दोस्तों, इससे जो हार्मोन निकलता है उसको शॉर्ट में हम लोग पीटीएच भी बोल सकते हैं। पूरा नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इस पैराथायरॉयड यानी परावटु ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। और इस हार्मोन का काम क्या है? आइए, तो इससे निकलने वाला हार्मोन का नाम ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। दोस्तों, ये करता क्या है? क्या कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या एक हार्मोन के बारे में जिसका नाम था कैल्सिटोनिन? बताओ, कैल्सिटोनिन कहां से निकलता है और इसका कार्य क्या होता है? तो ये वाला हार्मोन निकल रहा था हमारी थायराइड ग्लैंड से। तो इस वाले हार्मोन का जो कार्य है, किसका? कैल्सिटोनिन का। इसका कार्य जस्ट उल्टा है। कैल्सिटोनिन जो काम कर रहा था उसका जस्ट उल्टा काम कर रहा है। क्या? देखो दोस्तों, ये क्या कर रहा था? कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था? बताओ। हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा था या ज्यादा कर रहा था? मात्रा को कम कर रहा था। जबकि ये वाला क्या करेगा? हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। सर इसका मतलब क्या है? दोस्तों देखो, अगर आपके ब्लड में मान लो कैल्शियम वगैरह है ही नहीं, तो ब्लड हर अंग तक जाता है। तो जिस भी अंग को कैल्शियम की आवश्यकता है, तो जब ब्लड उसके पास में जाएगा, जब ब्लड के पास ही कैल्शियम नहीं है तो उस अंग को कहां पर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो ये तो दिक्कत की बात है, क्योंकि ये ब्लड अलग अलग जगह जाएगा। जिसको भी अंग को कैल्शियम की आवश्यकता है उनको कैल्शियम पहुंचाएगा। लेकिन आपके ब्लड में ही कैल्शियम नहीं है तो क्या करेगा? तो ये हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा। अब सर कैसे बढ़ाएगा बताओ। देखो, हमारा जो कैल्शियम वगैरह होता है ना, ज्यादातर जो स्टोर होता है ना, वो हमारे बोन्स में यानी हड्डियों में स्टोर हो जाता है। तो अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर है और हमारे बॉडी के किसी अन्य ऑर्गन को कैल्शियम की आवश्यकता है, तो बोन का होगा डीमिनरलाइजेशन। ऐसे समझो कि बोन में जो कैल्शियम स्टोर है वो बेसिकली बाहर निकलना शुरू होगा, आप लोगों के ब्लड में आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है? इसका है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका कार्य क्या है? जस्ट जो कैल्सिटोनिन है जस्ट उसका उल्टा ये कार्य हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने लिख दिया कैल्सिटोनिन का जो कार्य इसका बिल्कुल विपरीत है, जस्ट बिल्कुल उसका उल्टा है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारी थाइमस ग्लैंड के बारे में। सर ये वाली ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? दोस्तों, इधर चेस्ट में होती है, छाती में होती है। ठीक है, इधर चेस्ट में, छाती में। क्या आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी छाती में एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम मैंने क्या बताया था? याद हो तो?
हमारे चेस्ट में इधर छाती में एक हड्डी होती है, इस हड्डी का नाम आपको किसी को पता है? सर इस हड्डी का नाम था स्टर्नम। क्या नाम था? स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम इस हड्डी का नाम था, जिसे चेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वाली ग्लैंड कहां पर पाई जा रही है? ये जो हड्डी है इसके सामने पाई जा रही है, इस हड्डी के पीछे पाई जा रही है? आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस ग्लैंड की। देखो ये ग्लैंड आप लोगों की यहां पर पाई जा रही है, इधर चेस्ट में पाई जा रही है, छाती में पाई जा रही है। कहां पर? चेस्ट में यानी छाती में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टर्नम के जस्ट पीछे होती है, पीछे की साइड होती है। अब बात करते हैं कि सर इस ग्लैंड का काम क्या है। दोस्तों काम मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है ना, ये जो थाइमस ग्लैंड है इसकी साइज क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो अगर बात करें दोस्तों बुढ़ापे के समय, तो बिल्कुल ही ये जो थाइमस ग्लैंड होती है गायब हो जाती है, स्किन में ही डिजॉल्व हो जाती है, हमारी त्वचा में ही घुल जाती है। आगे बात समझ में? तो अगर बात करी जाए इसका मुख्य रूप से ये कहां पर आप लोगों को मिलेगी? बच्चों में मिलेगी। और उम्र के साथ में ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका साइज क्या होता रहता है? धीरे 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 कम होता रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस थाइमस ग्लैंड का मेन कार्य क्या है, या इससे जो निकलने वाले हार्मोन है उसका कार्य क्या है, भी बताते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी हड्डी है ना स्टर्नम, इसके जस्ट कहां पर होती है? पीछे होती है। तो बिहाइंड द स्टर्नम होती है। स्टर्नम जिसे हिंदी में उरोस्ती भी बोलते हैं, इस हड्डी को, इसके पीछे होती है। और दोस्तों हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो देखो हमारा हार्ट भी ये जो स्टर्नम है, ये जो चेस्ट बोन है, इसके पीछे ही होता है। तो अगर बात करें ये जो आपकी ग्लैंड है, क्या हार्ट के भी पीछे होगी क्या? नहीं दोस्तों, ये हार्ट के तो आगे होती है। जैसे मान लो ये हार्ट है, तो हार्ट के आगे है थाइमस ग्लैंड, और फिर थाइमस के आगे क्या है? स्टर्नम बोन। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब दोस्तों कारण क्या है, मतलब ये वाली जो ग्लैंड है इसका मेन कार्य क्या है, या इससे निकलने वाले हार्मोन का कार्य क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हमारे ब्लड में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। अगर आपने सुना हो, हम ब्लड में पढ़ेंगे, हमारे ब्लड में होती है एक रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका, एक होती है दोस्तों WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका। अगर बात करें दोस्तों श्वेत रक्त कोशिका का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? इम्यूनिटी प्रदान करना, है ना। हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, तो उससे लड़ने की जो ताकत होती है उसे ही बोलते हैं इम्यूनिटी। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होगी वो ज्यादा बीमार पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा भी बैक्टीरिया अंदर हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है उससे लड़ ही नहीं पाती, हम बीमार पड़ जाते हैं। आगे बात समझ में? तो इम्यूनिटी प्रदान करने का मुख्य काम किसका है? व्हाइट ब्लड सेल का है। अब दोस्तों WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका भी अलग अलग प्रकार की होती है। उनमें से एक श्वेत रक्त कोशिका है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। ध्यान रख लोगे, लिम्फोसाइट। जैसे कभी आपने अपना टेस्ट करवाया है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो जब आप लोग टेस्ट करवाओगे ना आपके ब्लड का, तो उसमें सब लिखा आएगा कि आपके ब्लड में लिम्फोसाइट होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन आपके इतनी है। तो वो लिम्फोसाइट क्या है? वो एक प्रकार की WBC है। अब दोस्तों लिम्फोसाइट, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का भी एक प्रकार है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। तो बेसिकली इस थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं? इस टी लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार की कोशिका है इसका निर्माण करते हैं। ये आपकी क्या है? कहीं ना कहीं एक प्रकार की WBC है, श्वेत रक्त कोशिका ही है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण हो रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इससे बनने वाले हार्मोन का कार्य क्या है? हमारी इम्यूनिटी में इनका योगदान है। आगे बात समझ में क्लियर है? अरे समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों इस ग्लैंड का क्या काम है, या इस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का क्या कार्य है, तो इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का निर्माण करना। टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार की WBC है, श्वेत रक्त कोशिका है। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है, उन्हीं में से एक टाइप है आपका टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? चलिए आ जाओ, अब बात करते हैं कि सर थाइमस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। दोस्तों दो हार्मोन के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। एक हार्मोन का नाम है थाइमोसिन और एक हार्मोन का नाम है थाइमोपोएटिन।
एक का नाम है थाइमोसिन, एक का नाम है थाइमोपोएटिन। तो सर थाइमोसिन क्या करता है और थाइमोपोएटिन क्या करता है? इन दोनों का कार्य लगभग लगभग समान ही है। दोस्तों अगर बात करें थाइमोसिन, दोस्तों इसका कार्य क्या है? देखो पहला कार्य तो क्या हो जाएगा, जो टी लिम्फोसाइट है उसका निर्माण करना, उसका उत्पादन करना। टी लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार की सेल है, एक प्रकार की कोशिका है, इनका कार्य क्या होता है? इम्यूनिटी प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। तो प्रतिरक्षा के लिए या इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट बहुत जरूरी है, तो इसके निर्माण में ये वाला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, जब उनका निर्माण हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसको थोड़ा सा परिपक्व करने के लिए, उसको थोड़ा सा और मैच्योर करने के लिए आप लोगों का ये हार्मोन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, पहली बात ठीक है। दूसरी बात करते हैं, थाइमोपोएटिन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है? दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो ये टी लिम्फोसाइट बन गई हमारी बॉडी में, ये क्या है? एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। दोस्तों इसका कार्य क्या है? इम्यूनिटी प्रदान करना। अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई और आ गया तो उसको खत्म करना। लेकिन दोस्तों कोई कोई टी लिम्फोसाइट ऐसी भी होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी के अंगों पर ही वो अटैक करना शुरू कर देती है। तो ऐसी टी लिम्फोसाइट को क्या हम लोगों को अलग करना जरूरी है क्या? उसको क्या खत्म करना जरूरी है क्या? उसको अलग करना जरूरी है क्या? एक डिफरेंशिएशन होना जरूरी है क्या? उसका विभेदन होना जरूरी है क्या? तो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन के लिए विभेदन में आपका कौन सा हार्मोन मदद करता है? ये हार्मोन। विभेदन का मतलब क्या है? जो काम की चीजें, जो काम की टी लिम्फोसाइट है उनको रखना, जो काम की नहीं है उसको हटाना। आगे बात समझ में? तो बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हो जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करना, का पता पड़े हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी पे ही, हमारे ऑर्गन पे ही अटैक कर रही है। आगे बात समझ में? तो आई होप आप लोगों को ये दो हार्मोन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक, पुबर्टी तक ही एक्टिवेट रहती है, सक्रिय रहती है, फिर उसका साइज धीरे धीरे कम होता रहता है? बताओ बताओ बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस ग्लैंड। दोस्तों अगर बात करें एक ज्यादा एज में, तो उनकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड का साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी उनकी बॉडी में ये जो टी लिम्फोसाइट जो बननी चाहिए थी वो क्या उतनी बन पाएगी? क्या नहीं बन पाएगी, यानी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो एजेड लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है एक जवान के मुकाबले में अगर आप लोग बात करोगे। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। आगे बात समझ में? एक बच्चा बोल रहा है पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ कहां मिलेगा, है ना? ये इतनी बार समझा दिया, इनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। दोस्तों आपको खुद के नोट्स बनाना है, लास्ट टाइम में प्यार से समझा देता हूं, आपको खुद के नोट्स बनाना है, कोई आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। इधर आप लोग पूरा ध्यान समझने पे दीजिए, फिर उसके आप लोग खुद के नोट्स बनाइए। अगर फिर भी आप लोग पीडीएफ कर रहे हो तो ये कल से क्लास बंद हो जाएगी, फिर कमेंट रोज करते रहना, है ना? मैं बेवकूफ हूं जो इतना शानदार कंटेंट दे रहा हूं, मैं पागल हूं जो सोच रहा हूं यार बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। मुझे पता है ना सब जगह क्या चल रहा है, बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। और पढ़ लेना तुम, उससे क्वेश्चन आ जाए तो बता देना, ठीक है? तो ये जब क्लास बंद होगी तब आराम से पीडीएफ करते रहना, ठीक है? मैं भी खुश रहूंगा कि यार फालतू में ही पढ़ा रहा हूं ये, ठीक है? आ जाओ, तुमसे बढ़िया पेड क्लास वाले बच्चे हैं, इतने पैसे देके भी चू नहीं करते, क्योंकि उनको पता है वो एक्चुअल में सीधे स्टूडेंट है। यहाँ पर तो क्या है, मुंह उठा के आ गए, अच्छा ग्रुप डी का एग्जाम आया, चलो मैं तैयारी कर लेता हूं, कोई लेना देना कुछ है नहीं। आ जाओ दोस्तों, पहले बात करते हैं कि सर ये एड्रिनल ग्लैंड पाई कहां पर जाता है, लोकेशन कहां पर होती है, फिर बात करेंगे इसका काम क्या है। देखो दोस्तों, ये जो हमारी किडनी है ना, एक देखो लेफ्ट में है, एक लेफ्ट में है और एक राइट साइड है। दोस्तों दोनों किडनी के ऊपर आप लोगों की ये वाली ग्लैंड, ये वाली ग्रंथि पाई जाती है। देखो एक तो यहां पर लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर, एक ये रही, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड यानी बाई अधिवृक्क ग्रंथि, और इसे आप लोग बोलोगे राइट एड्रिनल ग्लैंड यानी दाई अधिवृक्क ग्रंथि। तो अगर पूछी जाए दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर मैं लोकेशन पूछूं तो जो हमारी किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, गुर्दे के ऊपर होते हैं। दोस्तों इस एड्रिनल ग्लैंड का क्या कोई अन्य नाम भी है क्या? दोस्तों इसको हम लोग सुप्रानियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सुप्रानियल ग्लैंड यानी सुप्रानियल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं।
सर क्यों इसको सुप्रेनियल ग्लैंड क्यों बोला? क्यों? बिकॉज दे आर सुपीरियर टू किडनी, मतलब किडनी के सुपीरियर है, यानी सुपीरियर का मतलब क्या, किडनी के भी ऊपर है ये इनके लोकेशन, तो इसीलिए हम लोग इन्हें सुप्रेनियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि, देखो मैंने मान लो ये बाहर निकाल दी, मान लो एड्रिनल ग्लैंड है दोस्तों, इसका जो आउटर पार्ट होता है ना इस ग्लैंड का आउटर पार्ट, ये भारी भाग, जैसे किडनी के भारी भाग को कॉर्टेक्स बोला था, आपको याद हो, तो इसके भी भारी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल का जो भारी भाग होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल ग्लैंड का ये जो अंदर वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। सेम किडनी की जैसे, जैसे किडनी में बोला था भारी वाले भाग को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला, यहां पर भी ये है। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर आप लोगों की ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है। इस एड्रिनल ग्लैंड का ये जो आउटर वाला पार्ट है, ये भारी वाला जो भाग है, उसे क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो अंदर वाला जो भाग है इसे आप लोग क्या बोलोगे? मेडुला बोलोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, ठीक है, क्लियर। शॉर्ट जनरेशन नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, इधर पढ़ लो, आपको तो वैसे उधर बहुत कुछ चीजें मिल रही है, ठीक है। चलो, एक बच्चा बोल रहा है सर आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए पीडीएफ नहीं दे रहे। हाँ तो मैं तो अपने व्यूज कम करना चाह रहा हूं, कल से क्लास बंद कर दूंगा, व्यूज आएंगे नहीं, बताओ। मैं तो व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, पर पागल हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो कल से जब क्लास बंद हो जाएगी आराम से देखो, बिल्कुल आएंगे नहीं, व्यूज ही नहीं आएंगे ना, मेरे नुकसान हो जाएगा ना, तो अपन ये करेंगे, पढ़ लो, कुछ भी नहीं रखा इसमें जी। आ जाओ, चले आ जाओ। अब बात आती है कि सर इस एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, किसका क्या कार्य होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, देखो एड्रिनल के दो पार्ट है, आउटर वाले पार्ट को आपने बोला कॉर्टेक्स, ठीक है, और इनर वाले पार्ट को हमने बोला मेडुला। मेडुला को मज्जा भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग मेडुला ही ध्यान रखो, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, इस कॉर्टेक्स से मतलब एड्रिनल ग्लैंड के जो आउटर वाला पार्ट है, जो भारी वाला भाग है, इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। सर कौन कौन से? एक निकलता है कॉर्टिसोल, याद रख लोगे, एक निकलता है आप लोगों का एल्डोस्टेरॉन, और एक आप लोगों का निकलता है एंड्रोजन। क्या ध्यान रख लोगे क्या? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये एल्डोस्टेरॉन, ये हार्मोन कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। ये कहां से निकलता है? ये भी एड्रिनल ग्लैंड से। ये भी एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से बाहरी पार्ट से या अंदर पार्ट से? भारी वाले भाग से, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, इस अंदर वाले पार्ट से भी आप लोगों के 2 हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन। क्या नाम है? एड्रेनलिन हार्मोन, और इसे एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं इस हार्मोन को। तो एक हार्मोन तो निकल रहा है एड्रेनलिन, और एक हार्मोन निकल रहा है आप लोगों का नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो इससे 2 हार्मोन आप लोगों के निकल रहे हैं। आ गई बात समझ में? चलिए अब एक एक हार्मोन की बात करते हैं कि यार ये हार्मोन का क्या काम है, ये हार्मोन का क्या कार्य है, जल्दी से बताओ। कोई बता सकता है क्या? सर जी मैंने निर्माण बैच परचेज किया है, मेरा फोन खराब हो गया, दूसरे फोन में नो कंटेंट आ रहा है, आप उसी आईडी से करो, आ जाएगा, ठीक है छोटे लाल यादव जी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, 7374019437। क्लियर है? चलो बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताइए इधर। अब बताओ कॉर्टिसोल हार्मोन का क्या कार्य है। दोस्तों हमारी बॉडी में कई बार क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो सूजन को कम करने का कार्य किसके द्वारा होता है? ये कॉर्टिसोल हार्मोन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहली चीज। और सर दूसरा काम क्या है? दोस्तों हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसमें भी ये कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हालांकि जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का। लेकिन यह भी अपना कुछ छोटा मोटा योगदान निभा देता है। और दूसरा इसका कार्य क्या है दोस्तों? इन्फ्लेमेशन, यानी अगर हमारी बॉडी में कहीं पर सूजन आ रही है तो उसको कम करने में यह वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? कौन बताएगा? एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? कोई बताएगा? चलो, तो एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है दोस्तों? ये पुरुष और महिलाएं दोनों में ही क्या करता है? उनकी ग्रोथ करवाता है। क्लियर है क्या? और उनके रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कौन सा हार्मोन? ये एंड्रोजन हार्मोन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों? ये हमारी बॉडी में सॉल्ट यानी लवण की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड खाया, ये एक सॉल्ट है, ठीक है? तो जब आप लोग खाओगे तो इससे हमारी बॉडी को क्या क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, अल्टीमेटली कहां पर चले जाएंगे? हमारे ब्लड में चले जाएंगे। दोस्तों अगर हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो हमारा ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, और अगर सोडियम की मात्रा काफी कम हुई तो ब्लड प्रेशर क्या रहता है? काफी कम रहता है। तो क्या सोडियम की मात्रा को कंट्रोल करना जरूरी है क्या? बोलो हां सर। सेम बात करते हैं दोस्तों क्लोरीन या क्लोराइड की। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इसकी भी मात्रा कम ज्यादा होने से हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है। तो क्या इन दोनों की मात्रा को कंट्रोल करना हमारी बॉडी में जरूर है क्या? मतलब आवश्यक है क्या? बिल्कुल। तो जब ये ब्लड में जो आपके सॉल्ट होते हैं, या मैं बोलूं सॉल्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, जब ये हमारी किडनी के पास में जाते हैं तो किडनी अगर एक्सेसिव सॉल्ट है, हमारे ब्लड में कुछ ज्यादा ही लवण है, तो उसको क्या कर लेती है? निकाल लेती है। तो कार्य तो किडनी के द्वारा होता है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? ये किडनी को ढंग से बोलता है कि भैया ये सॉल्ट कंट्रोल करो, ये मत करो, ठीक है? तो एल्डोस्टेरोन आप लोगों का क्या करता है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसका सही कि हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम है ना, इनका लेवल क्या करता है? कंट्रोल करता है। भाई देखो, जैसे जैसे जरूर थोड़ी हम यही वाला सॉल्ट लेते हैं, अलग अलग सॉल्ट लेते हैं। तो किसी सॉल्ट से मान लो पोटेशियम मिला, तो पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा कम हो सकती है। तो सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये वाला हार्मोन करता है। और अगर इनकी मात्रा कंट्रोल रहेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। तो आप लोग बोल सकते हो ये हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब को भी कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? क्लियर? क्लियर? एक बच्चा बोलो सर पीडीएफ दे दो वरना क्लास बंद कर दो। ठीक है, तो क्लास बंद ही है, आप तो क्लास छोड़ के चल जाओ, आपके लिए तो बंद है। जो दूसरे बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ना, उनको तो सिलेक्शन लेना, तुम्हारे जैसे थोड़ी है। तो भाई एक बच्चा बोल रहा सर क्लास बंद कर दो। देखो ये कितने महाबेवकूफ है, ये क्लास पढ़ना नहीं चाहते, तो इनको इसका सॉल्यूशन ही नहीं पता कि भाई क्लास बंद करके मैं जा सकता हूं। लेकिन नहीं चार क्लास बंद कर दो, देखो परेशान होते रहते हैं, इनको सॉल्यूशन नहीं पता। हर चीज का एक सॉल्यूशन है, ये चाहते हैं क्लास नहीं हो तो ऐसे बंद कर दो, एग्जिट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, 5 स्टार। इससे आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन दोस्तों, कभी आपने देखा होगा जब हम लोग बहुत ज्यादा किसी टेंशन में होते हैं, जब मान लो दोस्तों कुछ ऐसे हो जाता है, तो क्या हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है? क्या हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है? क्या वो हार्ट बीट फास्ट क्यों हुई है? क्योंकि आपका दिल ज्यादा धड़क रहा है। तो हार्ट जितना ज्यादा धड़केगा उतना जल्दी जल्दी ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा, ब्लड को हर अंगों तक भेजेगा। तो एक्चुअली में जब हम लोग बहुत ज्यादा किसी टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, किसी डर में होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट फास्ट इसलिए हो जाती है जिससे ब्लड जल्दी जल्दी अलग अलग जगह पहुंचे। सर इससे क्या होगा? तो ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो आप लोगों की अलग अलग जगह पहुंचती है, जिससे हमारे सभी ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी थोड़ी नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। आगे बात समझ में? दोस्तों मान लीजिए आपकी कहीं पर कोई फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, तो कोई फाइट का मतलब मान लो कोई ऐसी कंडीशन में आ गए आप लोगों को जिसे फेस करना है, तो कोई तो उसको लड़ेगा
और कोई उससे भगेगा, मैं भाग रहा हूं। आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए और सेम चैलेंज अगर किसी व्यक्ति में आ जाए तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति तो है उसको आराम से लाइटली लेता है, हाँ भाई लड़ेंगे ठीक है यार देखेंगे क्या होगा। कोई तो यार क्या हो गया, मैं पागल हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया। आगे बात समझ में? तो दोस्तों क्या होता है, डिफरेंस क्या है, किसी की बॉडी में ये हार्मोन प्रॉपर्ली बन रहा है, अगर ये हार्मोन बनेगा तो उसकी बॉडी को वो नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, हार्ट बीट फास्ट करके और भी अलग अलग चीजें करके। किसी के बनी इंद्रा तो दोस्तों हार्ट बीट फास्ट ही नहीं हो रही, बॉडी को एनर्जी मिली नहीं रही, तो वो स्ट्रेस में रहेगा कि यार पता नहीं मेरे साथ में क्या हो गया, उसकी बॉडी नॉर्मली नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आप लोगों को कहीं पर भागना है, कोई दिक्कत होगी, मान लो सामने वो आ गया, कोई शेर आ गया, अगर आपको भागना है तो क्या आपकी मसल्स को उस समय ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है क्या? और मसल्स को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी सबको किससे मिलती है? एनर्जी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तो उनके पास में क्या ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचना जरूरी है क्या? तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जल्दी जल्दी कब पहुंचेगा? जब आपका हार्ट बीट फास्ट होगी। तो हार्ट बीट को फास्ट करने का कार्य किसका होता है? एड्रेनलिन हार्मोन का होता है। आ जाइए, तो इसका काम क्या है दोस्तों? हमारी हार्ट रेट, हृदय की गति को इंक्रीज करना, हृदय गति को बढ़ाना। और हृदय गति जब बढ़ेगी तो इससे बेसिकली क्या मिलेगी? एनर्जी सप्लाई में बूस्ट मिलेगा। हमारी जो ऊर्जा की आपूर्ति जो हो रही थी बॉडी में उसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, लड़ो या भागो, इस प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? ये वाला। क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति तो होता है जो फाइट कर पाता है उस सिचुएशन से, कोई बिल्कुल भाग जाता है। तो भाई भागना हो या लड़ना हो, सभी के लिए, इन दोनों कंडीशन के लिए वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भागोगे मसल्स को एनर्जी चाहिए। दूसरी बात क्या है, किसी सिचुएशन से आप लोग लड़ रहे हो, है ना, तो आप स्ट्रेस फ्री रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए हो? तो स्ट्रेस फ्री कब रहोगे? जब आपकी पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली एनर्जी मिलती रहेगी। आगे बात समझ में? तो उसका कार्य ये, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन निकाल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लोग इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये हम लोगों को तनाव से बचाता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन। दोस्तों इसका काम क्या है? इस वाले हार्मोन की हेल्प करना। इस वाले हार्मोन का क्या है? इस वाले हार्मोन की हेल्प करना। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर क्या करता है, जब कभी जरूरत होती है तो ब्लड प्रेशर, मतलब हार्ट रेट बढ़ाना, यानी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाना, तो ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाने में इंपॉर्टेंट योगदान निभाता है। मतलब बेसिकली ये इसी का हेल्प करता है। आप लिख लो यहां पर, एड्रेनलिन की हेल्प करता है, एड्रेनलिन की हेल्प करता है, या एड्रेनलिन के साथ में मिलके काम करता है ये। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते, बताओ बताओ। बताओ। चलो, जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है, बहुत गुस्से में होता है, या शर्मिंदा होता है, या चिंतित होता है, तो उस समय कौन सा हार्मोन है जो शरीर को स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है? बताइए। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है एड्रेनलिन हार्मोन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलिए दोस्तों इसका बताइए, ये अभी आप लोगों से एलपी में पूछा गया है 26 नवंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में, कि कौन सी ग्लैंड है जो कि एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है? ये वाला जो हार्मोन होता है कौन से ग्लैंड से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बताओ। अधिव्य ग्रंथि क्या स्रावित करती है, क्या निकालती है? तो ये आप लोगों का कौन सा हार्मोन निकालती है बताएंगे? अधिवृक्क ग्रंथि। अभी मैंने बताया क्या कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकालती है, क्या कॉर्टिसोल नाम का? क्लियर है? चलिए, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन बन रहे हैं। बताओ। एक बच्चा बोल रहा था आपकी बुक मंगवानी है, अभी मेरी कोई बुक ही नहीं आई। ठीक है, आप इधर पढ़ लो बढ़िया आराम से। चलो आ जाओ। अब बात करते हैं ओवेरी यानी अंडाशय। सर ये वाली ग्लैंड किसमें पाई जाती है? ये केवल फीमेल में, महिलाओं में पाई जाती है, पुरुष में नहीं पाई जाती। सर कहां पर होती है? देखिए दोस्तों, ये मैंने महिला की बॉडी का डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहां पर एक, यहां पर
जिसे बोलते हैं ओवेरी यानी अंडाशय। तो एक तो यहां पर होती है लेफ्ट साइड में होती है, एक होती है दोस्तों राइट साइड में। तो ये जो ओवेरी होती है इसके कई कार्य है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस ओवेरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं उसके क्या कार्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी लोकेशन और इनकी संख्या। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों ये जो बीच वाला पार्ट है इसे बोलते हैं यूटेरस यानी गर्भाशय। क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये गर्भाशय के दोनों तरफ होती है, एक इस साइड भी गर्भाशय के लेफ्ट में भी, एक गर्भाशय के राइट में भी। दोस्तों हमारी बॉडी में कई खाली जगह है जहां पर अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, जैसे ये आपका पेट है, ये आपका पेट है, ये छोटी आंत है, ऐसे करके ये इस जगह को क्या बोला था हमने, इस खाली जगह को जिसके अंदर आपका पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इस वाले को हमने, इस गुहा को, इस कैविटी को क्या नाम दिया था, उदर गुहा नाम दिया था, यानी एब्डोमिनल कैविटी नाम दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ध्यान है। सिमिलरली दोस्तों ये जो फीमेल की अगर आपसे पूछा जाए कभी ओवेरी यानी अंडाशय कौन सी कैविटी में पाई जाती है, ये जो खाली जगह होती है जगह का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है दोस्तों पेल्विक, पेल्विक कैविटी, हिंदी में बोलेंगे श्रोणी गुहा। तो लोकेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इससे निकलने वाले हार्मोन की। दोस्तों इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है आप लोगों का एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, एक तो निकलता है आप लोगों का एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, एक निकलता है एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। देखो दोस्तों एस्ट्रोजन की जो स्पेलिंग होती है वो ESTROGEN ये भी होती है, कई जगह इसकी स्पेलिंग जो होती है वो ये भी होती है, ओ से स्टार्ट कर देते हैं, OESTROGEN। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों अलग अलग है क्या, दोनों एक ही है। बात करते हैं सर एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसकी स्पेलिंग ओ से दी हुई है। क्लियर है, आ गई बात समझ में। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच डियर। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं सर इन दोनों हार्मोन का कार्य क्या है, या ओवेरी से निकलने वाले हार्मोन का कार्य क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या कार्य है। देखो दोस्तों अब ये बात करेंगे, इसके 2 चीज ध्यान रखो। आपने देखा होगा 10 से 12 वर्ष की उम्र में चाहे लड़का हो या लड़की हो उसकी बॉडी में काफी चेंज आता है। जैसे अगर लड़के की अगर हम लोग बात करें, है ना, इस अवस्था को बोलते हैं पुबर्टी। क्लियर है क्या, यौवन। क्लियर। तो क्या लड़का और लड़की की बॉडी में काफी चेंज आते हैं क्या। जैसे अगर लड़के की बॉडी की बात करी जाए दोस्तों, उनकी बॉडी पे मतलब थोड़ा सा हेयर वगैरह आना शुरू हो जाएगा, आवाज थोड़ी सी ऐसे भारी सी हो जाएगी, बोलो। सिमिलरली गर्ल्स में भी काफी चेंज आते हैं। तो दोस्तों इस चेंज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अगर बात करें दोस्तों लड़की की, गर्ल की, तो गर्ल में इन चेंज के लिए ये वाला हार्मोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 10 से 12 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़की में काफी चेंज आते हैं। तो लड़की में जो चेंज आते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन। और लड़के में भी चेंज आते हैं, तो अगर पूछा जाए लड़के में, बॉय में चेंज के लिए कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ये है टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे केवल ओवेरी से निकलने वाले हार्मोन की। तो एस्ट्रोजन का एक कार्य तो क्या हो जाएगा, ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, महिला यौन लक्षणों का विकास करता है। मतलब 10 से 12 वर्ष की उम्र में आप देखोगे लड़की में काफी चेंज आएंगे, फीमेल वाले, है ना, सब ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना और भी काफी चीजें होना। तो इसके लिए आप लोगों का ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों, जो फीमेल होती है उनमें जो पीरियड्स आते हैं, है ना, एक पूरी साइकिल होती है, मतलब ये हर साल हर महीने आते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो साइकिल होती है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक धर्म चक्र। तो मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा आप लोगों का हार्मोन इंपॉर्टेंट है, उसको बैलेंस कौन करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, उस पर नियंत्रण कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए, और दूसरा काम क्या है दोस्तों, प्रजनन अंगों को मेंटेन करना, मतलब वो वाले ऑर्गन जो कि प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूटेरस हो गया, ओवेरी हो गया, तो उनको प्रॉपर क्या करना, मेंटेन करना। चलिए
दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है? दोस्तों पी से ध्यान रखेंगे प्रेगनेंसी, इसका मेन कार्य क्या होता है? प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सर कैसे भूमिका है? देखो, जब बच्चा 9 महीने का समय जो गुजारता है, जो उसकी ग्रोथ होती है वो कहां पर होती है? बताइए कहां पर होती है? यूटेरस में होती है, गर्भाशय में होती है। तो दोस्तों इस दौरान ये जो गर्भाशय की ये जो दीवारें हैं, अंदर की जो वॉल्स है काफी मोटी होनी चाहिए ना, स्ट्रांग होनी चाहिए ना, क्योंकि यहां पर बच्चा रहेगा तो बच्चे को होल्ड करने के लिए, बच्चे को पकड़ने के लिए तो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग, जो आंतरिक परत, उसको मोटा कौन करता है? उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है? ये क्या करता है? यूटेरस, गर्भाशय की आंतरिक दीवार को थोड़ा सा क्या करता है? मोटा करता है। साथ में दोस्तों जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र में इस वाले हार्मोन की भूमिका होती है, वैसे ये वाला भी अपनी भूमिका निभाता है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक धर्म चक्र में, वो इसका होता है। इसका मेन कार्य जो होता है वो प्रेगनेंसी का होता है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन की। दोस्तों टेस्टिस, ये वाली ग्लैंड केवल पुरुष में पाई जाती है। दोस्तों संख्या की बात करें, 2 होती है, एक इस साइड, मतलब अगर आप साइड से देख रहे हो भी आप लोगों को केवल एक नजर आ रही है। जब आप लोग फ्रंट से देखोगे एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, तो इनकी भी संख्या होती है 2। इसके कई कार्य हैं, लेकिन हम लोगों को भी क्या पढ़ना है? इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, हम लोगों को हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो इससे दोस्तों जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो सर क्या काम है? देखो 10 से 12 वर्ष की उम्र में लड़का हो या लड़की हो, उनकी बॉडी में काफी चेंज आते हैं। तो लड़की के बारे में मैंने बता दिया, लड़के यानी बॉय की बॉडी में जो चेंज आते हैं 10 से 12 वर्ष की उम्र में, जिसे पुबर्टी बोलते हैं, यौवन बोलते हैं, तो उन चेंज के लिए कौन सा आप लोगों का हार्मोन इंपॉर्टेंट है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी इन बॉयज, यानी यौवन के दौरान जो परिवर्तन आते हैं मेल बॉडी में, उसमें कौन सा हार्मोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है? बताओ बताओ बताओ, कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? टेस्टोस्टेरोन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब चेंज क्या आता है। ये तो बता दिए चेंज। तो देखा होगा दोस्तों इस दौरान जो होती है आवाज जो होती है काफी भारी हो जाती है ना, लड़कों की 10 से 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों? मसल्स थोड़ी मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, तो मांसपेशियों की मात्रा काफी बढ़ जाती है, बोन्स, हड्डियां भी थोड़ी क्या हो जाती है? काफी मजबूत हो जाती है। तीसरी बात दोस्तों, चेहरे पे भी काफी बाल आने लग जाते हैं और बॉडी के अलग अलग जगह हेयर आने लग जाते हैं। तो ये क्या करता है? चेहरे और शरीर के जो बाल है उसकी वृद्धि को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है। तो वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृषण का मतलब टेस्टिस, इसे टेस्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? बताओ, टेस्टोस्टेरोन नाम का। चलिए चले आगे, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डैश यौवन के समय लड़कों में दिखने वाले रूप रंग में परिवर्तन लाता है। तो यौवन पुबर्टी के दौरान लड़के में भी काफी चेंज आते हैं, लड़की में भी चेंज आते हैं। लड़की में जो चेंज आते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? एस्ट्रोजन। और लड़के में जो चेंज आते हैं उसके लिए कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। तो सारी ग्लैंड, सारी ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक के बारे में हम नहीं पढ़ा अभी तक, पैनक्रियास यानी अग्नाशय। आप बोलोगे कि सर अग्नाशय के बारे में तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में पढ़ लिया। दोस्तों पाचन तंत्र में केवल हमने ये पढ़ा था इस पैनक्रियास से जो पैनक्रिएटिक जूस निकल रहा था, जो अग्नाशय रस निकल रहा था, उसमें जो एंजाइम पाए जा रहे थे केवल उनके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था हार्मोन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। बोलो याद है या नहीं है? भूल गए? तो ये आपकी कैसी ग्लैंड है दोस्तों? इस ग्लैंड से जूस यानी रस भी निकलता है, यानी ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। साथ में इस ग्लैंड से हार्मोन भी बनते हैं, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ये दोनों की तरह कार्य कर रही है। तो ये क्या है? ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य होते हैं इसके। तो इसको मैं क्या एक मिक्स ग्लैंड बोल दूं क्या? मिश्र ग्रंथि बोल दूं क्या? ये रही आप लोगों की पैनक्रियास, ठीक है। देखो ये आप अगर ध्यान से देखोगे पत्ती नुमा आकृति की होती है। कैसी होती है?
पत्ती नुमा यानी लीफ शेप की ये होती है। तो इस पूरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं इसके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो ये पैनक्रियास है, ये अग्नाशय है, क्या कोई भी अंग बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होगा क्या? अब इससे हार्मोन्स भी निकल रहे हैं और एंजाइम्स भी निकल रहे। तो एंजाइम्स के बारे में तो हमको बात नहीं करनी, हम लोगों को केवल इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों इस पैनक्रियास ग्लैंड की कुछ कोशिकाएं ऐसी है या कोशिकाओं का गुच्छा ऐसा है जिनसे हार्मोन निकलते हैं। तो इन कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है इसे क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्योंकि लैंगरहैंस नाम के व्यक्ति ने इनकी डिस्कवरी करी थी कि यार पैनक्रियास के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जिनसे कुछ हार्मोन निकल रहे हैं, या इसको आप लोग हिंदी में बोलोगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब दोस्तों ये जो कोशिकाएं होती है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि किसी से कौन सा हार्मोन निकलता है, किसी से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो आइए बात करेंगे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो चलिए, तो अगर बात करें दोस्तों, ये जो पैनक्रियास में ये जो कोशिकाओं का गुच्छा है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, इस कोशिकाओं के गुच्छे को क्या बोला? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो अल्फा सेल। अगर आप लोगों से पूछा जाए अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, दोस्तों इससे ग्लूकागन नाम का एक हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या होता है बताऊंगा। कुछ कोशिकाएं होती है जिनका नाम है बीटा सेल्स, बीटा कोशिका। सर इनसे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? इनसे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। एक बच्चा बोल रहा है छोटे लाल सर पासवर्ड भूल गया हूं, पासवर्ड रिसेट किया नहीं आ रहा है सर। अरे बेटा आप इस नंबर पे बात कर लो, मैंने आपको बता दिया छोटे लाल जी, हैं क्यों परेशान हो रहे हो आप? आपका सब हो जाएगा। 7374019437 पे कॉल कर लीजिए, बोल दीजिए कि भाई मेरा सर मैं पासवर्ड भूल गया हूं, मुझे बता दीजिए। ठीक है छोटे लाल जी, एक ही कमेंट कर रहे हो इतनी देर से, तो परेशान क्यों रहते हो आप लोग हैं? चलो बताओ दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोगों की डेल्टा सेल्स। सर इन सेल से, इन कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन। चलिए सर बताइए इस हार्मोन का क्या कार्य है, इस हार्मोन का क्या कार्य है, इस हार्मोन का क्या कार्य है? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो दोस्तों, आप लोग जो भोजन करते हो, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जब इसका डाइजेशन होता है, जब इसका पाचन होता है, आपको क्या मिलता है? क्या ग्लूकोज मिलता है क्या? बताओ, क्या मैं बोल दूं क्या ये बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है? बोलो दोस्तों, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? शुगर के नाम से भी जानते हैं, शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्टीमेटली आपके कहां पर आ जाती है? जब इसका पाचन हो जाता है तो हमारे ब्लड में आ जाती है। तो ब्लड में क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है। तो क्या मैं इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जान सकता हूं क्या? रक्त शर्करा के नाम से भी जान सकता हूं क्या? रक्त शर्करा बोलो, अरे बोलो हां या ना, बोलो। दोस्तों अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, किसकी? ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, वो क्या करता है? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। या मैं बोलूं ग्लूकोज आपका इकट्ठा हो के जमा हो के क्या बना लेता है? ग्लाइकोजन बना लेता है। और ये ग्लाइकोजन जाके किस में स्टोर हो जाता है? हमारे लीवर में यानी यकृत में, कुछ हमारी मसल्स में यानी मांसपेशी में। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा? अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो क्या उसको कोई कंट्रोल करने वाला होगा क्या? नहीं। तो अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा या कम बन रहा है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या बढ़ती जाएगी क्या? दोस्तों इसी समस्या को बोलते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। ध्यान रख लोगे, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए डायबिटीज मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, आप लोग बोलोगे इंसुलिन हार्मोन की कमी से। दूसरी बात यह है
कि मान लो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर था लीवर में और मसल्स में, क्या उसको हम लोग चाहेंगे क्या कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो? क्या हम लोग चाहेंगे क्या कि जो ग्लाइकोजन है वो टूटना शुरू करे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू करे? तो इसके लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? ग्लूकागन हार्मोन। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकागन ये हार्मोन नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी रह गई तो कमी रहेगी, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या ग्लूकोज की कमी हो जाएगी? क्या कमी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या? हाइपो। तो दोस्तों ग्लूकोज की कमी हो जाना, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए हाइपोग्लाइसीमिया किसकी वजह से होती है? ग्लूकागन हार्मोन की कमी से होती है। आगे बात समझ में? तो इससे निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, ग्लूकागन का काम क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सर इस वाले हार्मोन का कार्य क्या है। तो ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों की मात्रा को क्या करता है? सॉरी, इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागन इन दोनों हार्मोन की मात्रा को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये हो गया अपना पूरा चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। सर हमारा भी रिप्लाई दो, एनटीपीसी से पहले करा दोगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये जो बैच है वो ग्रुप डी के लिए है। एनटीपीसी का एग्जाम तो कभी भी हो सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में दोस्तों, तो उससे पहले नहीं हो पाएगा। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं कि मैं ये करा दूंगा वो, ये ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी से पहले होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर? आ जाओ। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है, तो बताओ कौन सी ग्लैंड है जिससे एंजाइम भी निकल रहे हैं, हार्मोन भी निकल रहे हैं? पैनक्रियास। मतलब इसका पूरा नाम है, ऑप्शन में दिया था, अग्नाशय पाचन ग्रंथि, पैनक्रिएटिक डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ग्लैंड डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था, बताओ। पैनक्रियास यानी अग्नाशय। आगे बात समझ में? चलिए तो दोस्तों यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक बार सब ओवरव्यू कर ले, एक बार ओवरव्यू कर ले। चलो आ जाओ, चलो बताओ दोस्तों, मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? भूल गए सब? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। वेरी गुड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? बताओ। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर पूछे जाए जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? अब दोस्तों ध्यान रखना, अब कुछ जने बोलेंगे सर पैनक्रियास यानी अग्नाशय बहुत बड़ी है। बिल्कुल यार, अग्नाशय बड़ी है। मैं किसको बता रहा हूं? थायराइड को। सर थायराइड से भी बड़ी कौन है? पैनक्रियास। लेकिन क्या ये प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या? नहीं दोस्तों, ये मतलब एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, ठीक है। इसलिए मैं समझ रहा हूं, एक प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करी जाए तो थायराइड ग्लैंड क्या है? सबसे बड़ी है। सबसे छोटी की अगर हम लोग बात करें तो पीनियल ग्लैंड आप लोगों की छोटी हो जाएगी। ऐसी कौन सी है जो कि तितली की शेप की है? दोस्तों अब जैसे बटरफ्लाई है, तितली के आकार की बोल दो या एच आकार की बोल दो, जैसे एच लग रहा है नहीं लग रहा, तो अगर पूछा जाए कौन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। चलो अगर बोला जाए इमरजेंसी हार्मोन या डू और डाई हार्मोन या 3F ग्लैंड या 4S ग्लैंड किसे बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझो। देखो इमरजेंसी हार्मोन तो क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आया होगा, जब किसी इमरजेंसी में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन क्या करता है? हमको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमारी बॉडी को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। सर इसको 4S ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे थे उनमें से कोई था जो स्ट्रेस कंट्रोल कर रहा था। क्लियर है दोस्तों? जो एंड्रोजन हार्मोन था वो क्या कर रहा था? मैंने बोला था मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सेक्सुअल और
दोस्तों इससे निकलने वाला हार्मोन क्या, सॉल्ट यानी लवण की मात्रा को कंट्रोल कर रहा था क्या, बिल्कुल। और दोस्तों इससे निकलने वाला हार्मोन क्या, शुगर का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता क्या, बिल्कुल। तो इसलिए इसको 4S ग्लैंड बोलते हैं। 3F क्यों बोलते हैं, क्योंकि फियर हो, डर हो, फ्लाइट भागना, फ्राइट यानी डर, ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों आप लोगों को इसको 3F बोल रहे हैं। क्लियर है क्या, आ जाओ। चलिए दोस्तों, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि उम्र के साथ में जिसका साइज कम होता रहता है, आकार कम होता रहता है, थाइमस। दोस्तों हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बताया था क्या ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है क्या, यस। साथ में दोस्तों इससे क्या निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, हार्मोन निकलता है, तो इसको मैं क्या ग्लैंड भी बोल दूं क्या, बोलो, ग्लैंड भी बोल दूं क्या। तो ऐसे कौन से ग्लैंड है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल कर रही है, हाइपोथैलेमस। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि पीनियल ग्लैंड, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किसको जानते हैं, पीनियल ग्लैंड को। सिमिलरली मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनकी जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, वो उनकी तीसरी आई में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारे तो 2 आंख है, किसी किसी एनिमल में 3 आंख होती है, तो उनके पीनियल ग्लैंड ही की जगह क्या आ जाती है, उनकी एक अलग से आंख बन जाती है। तो अगर पूछा जाए कि थर्ड आई किसे बोलते हैं, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसे थर्ड आई यानी तीसरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पीनियल ग्लैंड के नाम से। बोलो दोस्तों, मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया। दोस्तों अगर आप लोग पढ़ने वाले हो ना, सीरियस बच्चे हो, मैं आप लोगों को पूरी जान लगा रहा हूं, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं, फालतू के कमेंट करोगे, देखो सीधी सी बात है, मैं क्लास कंटिन्यू करने वाला नहीं हूं। आप लोगों के लिए इतनी शानदार, इतनी मेहनत, इतनी अल्टीमेट कंटेंट दे रहा हूं, फिर भी अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, तो आप लोग पढ़िए दोस्तों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। बार बार भर्तियां नहीं आती है, आप रोते रह जाना, पीडीएफ, और जो बिल्कुल सीरियस बच्चे हैं वो चुपचाप से पढ़ के अपने नोट्स बना के निकल जाएंगे। अगर तुमको पीडीएफ चाहिए ना, मार्केट में 1000 किताबें, मेरी तो है नहीं, बहुत सारी किताबें हैं रेलवे के, वो यूट्यूब पे रोज कोई टीचर आता है कि मेरी ये साइंस किताब ले लो, मेरी ये ले लो, आप लोग खरीद लो जिसका खरीदना है। क्लियर है, सिलेक्शन उसी से होगा जो पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग पढ़ोगे, समझोगे, खुद के नोट्स बनाओगे, इसके अलावा सिलेक्शन का कोई दूसरा नहीं है। अगर आपको लगता है किताबों से सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों आपने पिछली बार भी खरीदी होगी या आपके आसपास में खरीदी होगी, 4 किताबें मैथ्स की, 4 रीजनिंग की, 4 साइंस की आपने खरीद रखी होगी, तो आप उसको पढ़ते रहो। अगर उससे हो जाए तो सिलेक्शन उसी से होगा जो आपका चैप्टर है उसको अच्छे से समझो, किसमें टॉपिक क्या क्या है, फिर उसको अच्छे से समझना, ग्लैंड क्या होता है, कौन सी से क्या हार्मोन निकलते हैं, क्या समझ में आ गया। अब अपने खुद के नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलो दोस्तों, 2025 के जितने भी एग्जाम है उसके लिए फाउंडेशन बैच आज से शुरू हो गया है 1199 रुपए में। पहली क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। अगर आप लोग इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हो, मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का, तो इंडिविजुअल भी आप लोग ले सकते हो। कंप्लीट थ्योरी बैच है, डेली लाइव क्लास चलेगी, 2024 के भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री रहेगी। कोर्सेज में जाइएगा, निर्माण बैच रेलवे जनरल साइंस नाम से आएगा, वो जनरल साइंस का कॉम्बो ले लेना, उसमें चारों आप लोगों को मिल जाएंगे। बाय नाउ कर लेना, पेमेंट कर देना, आप लोगों का चल जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पर संपर्क कर लो। क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच।